नमस्कार विद्यार्थियों। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एमए फाइनल के प्रथम पेपर में गजानन माधव मुक्तिबोध की ब्रह्मराक्षस कविता आपके कोर्स में चलती है। ब्रह्मराक्षस जो लंबी कविता है, इसका क्या आशय है, वर्तमान जीवन संदर्भों में इससे क्या प्रेरणा मिलती है, कवि ने ब्रह्मराक्षस कविता लिखने का क्या उद्देश्य बताया है, इस बारे में आज आपका अध्ययन करवाएंगे। अतः आप लोगों से इस वीडियो को ध्यान से सुने। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी की नई पीढ़ी के निर्विवाद रूप से सर्वाधिक सफल कवि और विचारक माने जाते हैं। अनुपम सृजनात्मक प्रतिभा और उर्वरा कल्पना शक्ति के धनी मुक्तिबोध को फेटेंशियो का कवि भी कहा जाता है। उनकी ब्रह्मराक्षस कविता जो आपके कोर्स में चलती है, ये फेटेंशियो के सफल प्रयोग की एक श्रेष्ठ रचना है। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार जो व्यक्ति दूसरे की पत्नी का अपहरण करता है तथा ब्राह्मण का धन चुराता है और जंगल के किसी निर्जल प्रदेश में रहता है, वह ब्रह्मराक्षस कहलाता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने जो ब्रह्मराक्षस चित्रित किया है वह याज्ञवल्क्य स्मृति से भिन्न है। ये ऐसा ब्रह्मराक्षस है जो कि आत्मनिर्वासित होकर जीवन के कटु संघर्ष को झेलता है और एकाकी ही जीवन के विविध पक्षों में सामंजस्य स्थापित करना चाहता है तथा उसी प्रयास में अनजानी मौत पाता है। ब्रह्मराक्षस पूर्णतः प्रतीकात्मक कविता है। इसमें ब्रह्मराक्षस मध्यम वर्गीय बौद्धिक चेतना का प्रतीक है। मध्यम वर्गीय बौद्धिक चेतना तथा उसका अवचेतन मन पाप छाया एवं अपराध बोध में बोझिल है। इस कारण अतीत को वर्तमान से जोड़कर अपने संचित ज्ञान को व्यवहारिक सार्थकता में रूपायित नहीं कर पा रहा है। इसमें बावड़ी समूह मन या इतिहास मन का प्रतीक है। लोक जीवन में यह अंधविश्वास रहता है कि शून्य खंडरों, मकानों, बावड़ियों में भूत रहते हैं। इसी अंध आस्था को प्रतीक रूप में अपनाकर कवि कहता है कि शहर के एक कोने में खंडर के पास प्रत्यक्त बावड़ी में कोई ब्रह्मराक्षस रहता है। उस बावड़ी में घना अंधकार रहता है और उसकी सीढ़ियाँ पानी के अंदर काफ़ी दूर तक फैली जाती है। वह ब्रह्मराक्षस जब कभी पागलों की तरह बड़बड़ाता है तो उसकी गूंज काफ़ी दूर तक चली जाती है। वह ब्रह्मराक्षस बावड़ी में अपनी पाप छाया या अपराध बोध को दूर करने के लिए दिन रात अपना शरीर घिस कर धोता रहता है। वह सारे देह की खूब सफाई कर फिर भी उस पर से मेल नहीं छूट पाता है। इस प्रकार मध्य वर्गीय बौद्धिक चेतना अपने अतीत से ही छिपी हुई है। वह इतिहास में ही रहकर अपने व्यवहारिक ज्ञान को सार्थक बनाना चाहती है, परंतु अंधविश्वासों के कारण उसका अवचेतन मन पाप छाया से ग्रस्त रहता है। साथ ही अपने ज्ञान को सार्थक न बना पाने से वह अपराध बोध में ही दबा हुआ है। इस तरह ब्रह्मराक्षस अतीत और वर्तमान रूपी दो पाटों के बीच में पिस जाता है। इतिहास में ही अटके रहने से उसकी मौत हो जाती है। मुक्तिबोध ने ब्रह्मराक्षस कविता में अपनी जटिल संवेदनाओं की सृजनात्मकता अभिव्यक्ति के लिए फेटेंशियो का सहारा लिया है। ब्रह्मराक्षस कविता प्रतीकात्मक रचना है। इसमें ब्रह्मराक्षस सामान्य व्यवहारिक ज्ञान वाले बुद्धिजीवी का अर्थात मध्यम वर्गीय बौद्धिक चेतना का प्रतीक है, जो कि अपराध बोध से बोझिल है। बावड़ी समूह मन या इतिहास मन का प्रतीक है। जैसे बावड़ी में सघन अंधकार व्याप्त रहता है, उसी प्रकार मानव मन का अतल गहराइयों में निराशा रूपी अंधकार
आच्छादित है। बावड़ी के पास एक गुलर का पेड़ है, उस पर उल्लुओं के भूरे गोल खाली घोंसले लटके हुए हैं, जो कि मानव की भाव शून्य अनुभूतियों के प्रतीक है। ब्रह्म राक्षस स्वयं को पाप छाया से मुक्त करना चाहता है, इस कारण वह कोरे बुद्धिजीवी व्यक्ति चेतना का प्रतीक है। ब्रह्म राक्षस में पाप छाया से आक्रांत व्यक्ति को आत्म परिष्कार के प्रति चिंतित दिखाया गया है। वह अपने जीवन एवं उसकी समस्याओं को लेकर चिंताग्रस्त रहता है। ब्रह्म राक्षस बावड़ी में रहता हुआ अपने को स्वच्छ करने का प्रयत्न करता है। वह बाहें, छाती तथा मुँह आदि के अंगों को निरंतर घिसता रहता है और उनकी सफाई करता रहता है। साथ ही वह मंत्रोच्चार करता हुआ अपने निर्वासित जीवन की समाप्ति की कामना करता है। ब्रह्म राक्षस कविता में फैटेंसी का प्रयोग प्रमुखता से हुआ है। यह एक लंबी कविता है और इसमें लंबे लंबे वाक्यों की योजना की गई है। संपूर्ण कविता प्रतीकात्मकता लिए हुए हैं, साथ ही इसमें दृश्य बिंबों तथा भाव बिंबों का सुंदर समावेश हुआ है। शब्दावली तत्सम प्रदान है, जिसमें भावा अभिव्यक्ति कुछ क्लिष्ट हो गई है। नवीन उपमान और प्रतीक इसकी अन्यतम विशेषताएं हैं। मुक्तिबोध ने अपने समय के जटिल यथार्थ को उबारने में यहाँ फैटेंसी को माध्यम बनाया है। उन्होंने नवीन प्रतीकों के माध्यम से मध्यम वर्गीय बौद्धिक चेतना एवं नए युग की अनुभूतियों का सशक्त चित्रण किया है। ब्रह्म राक्षस कविता में उन्होंने प्रतीक एवं फैटेंसी के सहारे अपराध बोध से ग्रस्त मध्यम वर्गीय बौद्धिक चेतना तथा नवीन सामाजिक परिवेश का यथार्थ चित्रण किया है। उक्त कविता में जहाँ मुक्तिबोध की स्वतंत्रतावादी प्रवृत्ति दिखाई देती है, वहीं उसमें युगीन अंतर्विरोध भी व्यक्त हुआ है। यह मुक्तिबोध की प्रतिनिधि कविता है और इसमें उनके व्यक्तिवादी स्वर के साथ सामाजिक बौद्धिकता का स्वर भी सशक्त रूप से इस कविता में प्रस्फुटित हुआ है। मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस कविता समकालीन मध्यम वर्ग की बौद्धिक चेतना पर आधारित है। वर्तमान काल में सामाजिक जीवन के संदर्भ में इस कविता की सार्थकता इस कारण है कि इसमें अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों से ग्रस्त मध्यम वर्ग अपने व्यवहारिक ज्ञान को समयानुसार नहीं ढाल सका। उसका अवचेतन पाप बोध से ग्रस्त है। भले ही वह नए सामाजिक परिवेश के साथ स्वयं को समन्वित करना चाहता है, फिर भी वह अंधविश्वासों से ग्रस्त है। उसकी बौद्धिक चेतना अपने अतीत से जुड़ी हुई है। ब्रह्म राक्षस की तरह वह अतीत से मुक्ति नहीं पा रहा है। इस तरह वह स्वयं को सभ्य समाज से कटा हुआ या निर्वासित सा महसूस कर रहा है। इस कविता में प्रतीक रूप में यही व्यवहारिक पक्ष व्यंजित करना कवि का उद्देश्य रहा है। इसी उद्देश्य के कारण वर्तमान जीवन संदर्भ में यह पूर्णतः सार्थक कविता है। मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस कविता पूर्णतः प्रतीकात्मक रूप लिए हुए हैं। इसमें मध्यम वर्ग की बौद्धिक चेतना को ब्रह्म राक्षस के प्रतीक रूप में चित्रित करते हुए बताया गया है कि बावड़ी में रहने वाला भूत ब्रह्म राक्षस की तरह पाप छाया से ग्रस्त मध्यम वर्गीय बौद्धिक चेतना अपने संचित ज्ञान को वर्तमान के साथ व्यवहारिक सार्थकता नहीं देती है और वह अतीत से ही जुड़ी चिपकी रहती है। मुक्तिबोध की प्रस्तुत कविता भाव सौंदर्य की दृष्टि से नई कविता का प्रतिनिधित्व करती है। ब्रह्म राक्षस बौद्धिक चेतना तथा अवचेतन का प्रतीक है। मनुष्य जो भी करता है उसके पीछे उसके अंतर्मन की प्रेरणा होती है। अनेक अतृप्तियाँ और कुंठाएँ अपना रूप धारण करने वाली इच्छाओं का संग्रह अवचेतन मन में होता रहता है। यह कार्य इतनी सरलता से होता है कि उसकी जानकारी प्राय नहीं हो पाती। हाँ, कभी अचानक कोई भाव अव्यक्त हो जाता है। मुक्तिबोध ने इसी आधार पर ब्रह्म राक्षस को ज्ञान गुरु माना है। मुक्तिबोध की बावड़ी मन का प्रतीक है। ब्रह्म राक्षस कविता में मुक्तिबोध अतीत की बौद्धिक चेतना को वर्तमान को सौंपने को लालायित है। उनके अनुसार अतीत और वर्तमान का समभाव ही व्यक्ति को सजग और क्रियाशील बनाए रख सकता है।
अतीत की चेतना यदि वर्तमान से जुड़कर अभिव्यक्त नहीं होती तो भावी के लिए कोई सार्थक बिंदु नहीं मिल सकता। इस तरह वर्तमान को अतीत से अलग करके देखा जाता है। मुक्तिबोध की मान्यता थी कि अतीत से विच्छिन्न होकर वर्तमान सार्थक भविष्य का नियामक नहीं बन सकता। ब्रह्म राक्षस कविता में कवि ने अपने भोक्ता स्व और सर्जक स्व को अभिव्यक्त किया है। उनकी मान्यता है कि भोक्ता स्व तो ब्रह्म राक्षस है और सर्जक स्व उसी ब्रह्म राक्षस का शिष्य है। स्पष्ट है कि इस कवि के अंतर्मन में जमा होती रहने वाली वे अनुभूतियाँ जो उसने भोगी है, उनकी यही सार्थकता उनके अभिव्यक्त होने में है। अंतर्मन की अनुभूतियाँ, अतीत की चेतना का वर्तमान में अभिव्यक्त होना ही ब्रह्म राक्षस का शिष्यत्व है। इसी शिष्यत्व की चाह इस कविता के अंत में अभिव्यक्त हुई है। मुक्तिबोध की एक कहानी भी है, ब्रह्म राक्षस का शिष्य। यह कहानी उसी कविता की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। इस संबंध में श्रीकांत वर्मा की टिप्पणी महत्वपूर्ण लगती है। सच्चाई यह है कि मुक्तिबोध स्वयं ही ब्रह्म राक्षस थे और स्वयं ही ब्रह्म राक्षस के शिष्य भी थे। कविता में जो काम अधूरा रह गया उसे उन्होंने डायरी के माध्यम से व्यक्त किया और डायरी में जो रह गया उसे शक्ल देने के लिए उन्होंने कहानी का माध्यम चुना। संपूर्ण कविता को पढ़ने में एक तथ्य स्पष्ट होता है कि अवचेतन मन वर्तमान के अनेक प्रकार की बेचैनियों को भोगता है, पीड़ा का अनुभव कराता है, क्योंकि उसने अतीत से अपने को काट लिया है। मुक्तिबोध का आग्रह इस बात पर है कि अतीत से कटकर कोई भी चिंतन सही रूप में व्यक्त या विकसित नहीं हो सकता है। इसी तथ्य को उन्होंने शून्य खंडरों की बावड़ी और उसमें भरे जल जिसमें अनेकों सीढ़ियाँ डूबी हुई है कहकर व्यक्त किया है। मुक्तिबोध ने इस कविता के माध्यम से ये तथ्य भी व्यंजित किया है कि भोक्ता मन में जमा हुई अनेक अनुभूतियाँ अतीत बनकर पड़ी रहती है। उनकी वर्तमान सापेक्ष अभिव्यंजना ही भविष्य का निर्माण कर सकती है। इस तरह से अतीत और वर्तमान का समायोजन ही भविष्य का सेतु बन सकता है। स्पष्ट ही ब्रह्म राक्षस अतीत की भोगी हुई चेतना है और ब्रह्म राक्षस का शिष्य बनने की कामना उस भोगी हुई चेतना का अभिव्यंजन है। अतीत की बौद्धिक चेतना की अभिव्यक्ति करने की कामना के कारण ही मुक्तिबोध ने सजल उस शिष्य को ज्ञान सौंपने की बात कही है। अवचेतन मन व ब्रह्म राक्षस और ज्ञान गुरु बनकर आया है। यहाँ अवचेतन मन ही प्राक्तन बावड़ी के नीचे और शून्य गहराइयों में स्नान करता हुआ चित्रित किया गया है। ब्रह्म राक्षस कविता में चित्रित आधुनिकता परंपरा के परिप्रेक्ष्य में चित्रित आधुनिकता है, वह ओढ़ी हुई नहीं है, क्रमिक है। इसमें भारतीय संस्कृति का एक विशिष्ट पक्ष भी दिखाई देता है। बावड़ी के पानी का भीतर ही भीतर कुल बुलाना अतीत की जड़ हुई सांस्कृतिक परंपरावली या वर्तमान परिवेश में कुल बुलाना ही है। बस यही संकेत कविता में कई स्थानों पर आया है। अपने ऐतिहासिक हृदय से हम एकाएक ही मुक्ति नहीं पा सकते हैं। मुक्तिबोध के काव्य में बाह्य और आंतरिक यथार्थ दोनों की अभिव्यक्ति हुई है। समाजव्यापी शोषण और लूटपाट की वृत्तियों से मुक्तिबोध दुखी थे। उन्होंने यह अनुभव किया कि यदि शोषण और षड्यंत्र बराबर चलते रहे तो एक दिन मानवीय मूल्यों की प्रतीक सभ्यता समाप्त हो जाएगी। इसी जीवन सत्य को अभिव्यक्त देते हुए कवि लिखता है कि शोषण की अति मात्रा, स्वार्थों की सुख यात्रा जब जब संपन्न हुई, आत्मा से अर्थ मर गया, मर गई सभ्यता। मुक्तिबोध के काव्य में अभावग्रस्त, अपमानित और क्षुब्ध जीवन के सम्मान ही दमकते, चमकते, मुस्कुराते और रौनक वाले जीवन के चित्र भी उभारे हैं। बाहरी यथार्थ के साथ साथ मुक्तिबोध के काव्य में आंतरिक यथार्थ से प्रेरित सत्य भी अभिव्यक्त पा सका। इस सत्य को निरूपित करने वाली सशक्त कविताएं ब्रह्म राक्षस में अंधेरे में और डूबता चांद कब डूबेगा आदि है। आंतरिक यथार्थ, मन के भीतर के यथार्थ और सत्य की व्यंजक ये पंक्तियाँ
आपको मैं सुनाता हूँ। बावड़ी को घेर डाले खूब उलझी है, खड़े हैं मौन औदुंबर, व शाखों पर लटकते घुग्गुओं के घोंसले प्रत्यक्त भूरे गोल। अतः स्पष्ट होता है कि ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की एक सशक्त और प्रभावशाली कविता है। यह दीर्घ कविता में मुक्तिबोध भाव और कला का, शैली और शिल्प का तथा विचार और संवेदना का समुचित और आकर्षक समायोजन करने में बहुत सफल हुए हैं। मैं समझता हूँ यह वीडियो ब्रह्म राक्षस कविता जो गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखी है, यह आपके समझ में आई होगी। धन्यवाद।